क्यों जापान में कई लोग अचानक से जॉब्स छोड़कर मंक्स बन रहे हैं? जापान में एक मैसिव लेवल पर जॉब रेजिग्नेशन का ट्रेंड आ चुका है। कुछ ही सालों में 60% रेजिग्नेशन हो चुके हैं, जिसमें गिल्ट से बचने के लिए जापानीज लोग प्रोफेशनल रिजाइनर्स को हायर कर रहे हैं। डिजाइनर्स नहीं, रिजाइनर्स, जिन्हें वहां पर टाइशोकू डाइकू कहा जाता है। मेजर रीजन है खुशी की तलाश में, जो मॉडर्न सोसाइटी उन्हें नहीं दे पा रही। In Japanese, we have this expression called karoshi, which is literally death by overwork. Japan is one of the best countries that I've ever been to, but it would be absolutely terrible to live here. 19 hours of work. Sometimes it's over 24 hours. Sometimes I had a nap in the bathroom so that I could not be found by my boss or colleagues. People were really starting to question what success meant. Just pick up a taxi and going back to my home, sleeping 30 minutes or 1 hour, then going back. All of us feel the stress. पता है इंडिया 2024 के हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में कौन से रैंक पर आया? 126 आउट ऑफ 143, जो टेररिज्म से भरे पाकिस्तान, गरीबी से तंग नाइजीरिया और युद्ध में तबाह इराक, पैलेस्टीन और यूक्रेन जैसे देशों से भी पीछे है। ये ऑफिशियल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का डेटा है। कभी सोचा है आपने आखिर क्यों? इंडिया तो क्लियरली इन सभी देशों से ज्यादा अमीर और डेवलप्ड देश है, राइट? यहाँ पे मैंने वो लोग भी देखे हैं जो 5000 पर मंथ भी बहुत अच्छे से खुशी से रहते हैं, और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन पे 50-50 लाख रुपीस हैं, बट स्टिल दे आर लाइक नो यार, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरी कार का प्रॉब्लम है, मेरा शॉपिंग का प्रॉब्लम है। मुंबई में रहना मतलब इतना आसान नहीं है। अगर मुंबई में रहना है तो खुद का घर चाहिए। बच्चों लोग को एजुकेशन नहीं है, किसी को घर नहीं है, तो आप जितने अंदर जाओगे, अंदर घुसोगे, उतनी आपको तकलीफें पता चलेगी। वेल, हैप्पीनेस के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो सब कुछ गलत है। फॉर एग्जाम्पल ये देखना, डेवलप्ड देश अमेरिका में सबसे हैप्पीएस्ट प्रोफेशन कौन सा है? सबसे हाई स्टेटस जॉब, राइट? या सबसे ज्यादा इनकम देने वाला जॉब, राइट? वेल, ये देखना, वॉशिंगटन पोस्ट के यूएस डेटा बैक्ड रिपोर्ट के हिसाब से ये है सबसे हैप्पीएस्ट जॉब्स। जंगल में काम करने वाले वर्कर्स, किसान और इवन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। मगर अब देखना, ये वर्कर्स इनकम की लिस्ट में कहां पर आते हैं? वेल, दूर दूर तक नहीं। सो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हैप्पीनेस का कुछ और ही राज है। बट थैंकफुली न्यूरो साइंटिस्ट इस फॉर्मूला को फाइनली डिकोड कर चुके हैं, और अब हम लिटरली अपनी मर्जी से अपनी खुद की खुशी को क्रिएट कर सकते हैं और हर सिचुएशन में खुश रहना सीख सकते हैं। फेमस हिस्टोरियन और टेक्नोलॉजिस्ट युवल नोआ हरारे के हिसाब से स्टोन एज में, यानी कि आज से 4000 से 30 लाख साल पहले, जब इंसान कुछ ऐसे दिखते थे, उनकी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी होती थी, ये आदि मानव आज के मॉडर्न इंसानों से ज्यादा खुश हुआ करते थे। सिर्फ एक वजह, वो उस तरीके से जिंदगी जीते थे जिस तरीके से जिंदगी जीने के लिए हमें प्रकृति ने बनाया है, जिसको इग्नोर करने की वजह से आज मॉडर्न जमाने की ये हालत हो गई है कि ये देखना, 5 से 6 साल के बच्चों को तक मेंटल हेल्थ के इश्यूज हो रहे हैं और उन्हें स्ट्रेस रिलीफ टॉयज की जरूरत पड़ रही है। मेरा बचपन भी पर्सनली काफी रफ गया। साल भर के लिए तो मैं डिप्रेशन में चला गया था। मुझे याद है, बाहरी चीजें मुझे इस तरीके से अफेक्ट करती थी कि एक पल मैं खुशी में उड़ रहा हूं तो बस उसके दूसरे ही पल मैं उदासियों में डूब रहा हूं। बट फिर उसके बाद मेरी लाइफ इस तरह से बदली कि अब मैं कॉन्स्टेंटली एक स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में रहता हूं और मेरा मूड बाहरी चीजों से ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। और इस बदलाव का पूरा क्रेडिट साइंस को जाता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एकदम डीप जाऊंगा हैप्पीनेस के न्यूरो साइंस में, न्यूरो साइकोलॉजी में और हमारे एवोल्यूशनरी पास्ट में, और बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस को क्लियर करूंगा। क्योंकि ये चीज जो हमारे सर के अंदर है ना, ये इकलौता ऐसा एडवांस यंत्र है जो कोई रूल बुक के साथ नहीं आता, लेकिन जिसने इसे ठीक तरीके से इस्तेमाल करना समझ लिया, तो जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था, समझो उसने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया। बट हम सिर्फ इसे समझेंगे ही नहीं, बल्कि हम प्रैक्टिकली इस नॉलेज को कैसे यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ को हैप्पियर देन एवर बना पाने के लिए, ये भी डिस्कस करेंगे। आज से 540 मिलियन सालों पहले एक ऐसी घटना घटी जिसे द बिग बैंग ऑफ एवोल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि 4 बिलियन साल पुरानी पृथ्वी पर बस सिर्फ 15 से 25 मिलियन सालों के अंदर ही 99.9% जीव जो हमें आज दिखते हैं कि पूर्वज पलक झपकाते ही जन्म ले चुके थे। सिर्फ इनविजिबल ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा को छोड़कर जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने हैं। इस बिग बैंग ऑफ एवोल्यूशन को द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहा जाता है, और इसी घटना के बाद से ही पहली बार हमारे प्राचीन रिश्तेदारों ने जिंदगी को महसूस करने की काबिलियत हासिल की।
जन्म हो चुका था रीढ़ की हड्डियों वाले वर्टिब्रेट्स का। इस जीव को जरा देखना, यह है हमारे प्राचीन कजिन्स और लैम्प्रेस के पूर्वज माइलोकुनमिंगिया और हाइकोइक्थिस। ये है हमारे सबसे प्राचीन रिश्तेदार जिन्होंने इतिहास में पहली बार ऐसा दिखने वाला 3 पार्टेड ब्रेन डेवलप कर लिया था, जिस सिंपल से स्ट्रक्चर में बसने वाला था सारे खुशी और गम का एहसास। देखो, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के पहले जो भी जीव हुआ करते थे ना, वो किसी रोबोट की तरह थे। उनके मूवमेंट के पीछे कोई फीलिंग या मोटिवेशन नहीं हुआ करता था। बस सिर्फ किसी रिफ्लेक्स एक्शन की तरह वो कुछ लिमिटेड ही मूवमेंट्स कर पाते, जैसे लाइट सेंस करके उसके तरफ या उससे दूर भागना, जिसे फोटोटैक्सिस कहते हैं बाय द वे, या किसी केमिकल के तरफ या उससे दूर भागना, कीमोटैक्सिस। इनका शरीर बस एक नर्व्स के जाले की तरह था, बिना कोई सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर के, और इसीलिए कोई स्टिमुलस मिलते ही ये बिना उसे इंटरनली प्रोसेस किए सीधा ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन ले लेते। इनमें कोई अपना खुद का इंटरनल स्टेट नहीं क्रिएट होता। बट हमारे प्राचीन रिश्तेदारों का ये नया 3 पार्टेड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वाला स्ट्रक्चर जैसे ही मिलकर एक सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम बना, अब इससे ये जीव बाहरी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर ले सकते थे, जिन्हें इनका ये सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम प्रोसेस करेगा और अंदर एक इंटरनल केमिकल स्टेट क्रिएट करेगा, जो केमिकल स्टेट ये जीव एक इमोशनल स्टेट की तरह एक्सपीरियंस करेंगे और उसी के आधार पर एक्शन लेंगे। डर, भूख, प्यास, सेक्सुअल ड्राइव जैसे सेंसेशंस इनका बॉडी अब फील कर सकता था, जिन फीलिंग्स के जन्म ने इन्हें सरवाइव करने में ट्रिमेंडस एडवांटेज दिया। कैसे? वेल, एक मछली जो भूख महसूस कर पाएगी, वो उस फीलिंग के वजह से अनजान पानियों में खाने की तलाश में जाएगी और अपना पेट भर पाएगी। डर की वजह से वो बड़ी मछलियों से अपनी दूरी बनाकर अपनी हिफाजत कर पाएगी, और सेक्सुअल ड्राइव की वजह से वो रिप्रोड्यूस करके अपनी तादाद बढ़ाएगी। जन्म हो चुका था ब्रेन के अपने एक केमिकल ऑपरेशनल सिस्टम का, जिसे चलाने लगे ये 4 मुख्य केमिकल्स और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, जिन्हें आज हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ग्लूटामेट, गैबा, एसिटाइलकोलिन और मोनोएमीन्स जैसे डोपामीन, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ये केमिकल्स इवन आज तक हमारे खुशी, गम और हर किस्म के मूड और एक्सपीरियंसेस को शेप करते हैं। यही केमिकल्स खाने में स्वाद, महक में मिठास, म्यूजिक में एहसास और जिंदगी में रंग भरते हैं। हम सिर्फ डोपामीन को ही मेंटल हेल्थ का हीरो समझते हैं, इसे दिमाग का प्लेजर केमिकल बुलाते हैं। मगर ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ द लोग डोपामीन के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो गलत है। पहला तो डोपामीन आपको प्लेजर नहीं देता, एंड आई विल प्रूव इट टू यू। सेकेंडली, प्लेजर अलग होता है और हैप्पीनेस अलग होता है। मोस्ट ऑफ द लोग प्लेजर को हैप्पीनेस समझकर एक बड़े से ट्रैप में फंस जाते हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और नंबर 3, डोपामीन तो सिर्फ पूरी कहानी का एक छोटा सा किरदार है। हैप्पीनेस और प्लेजर में दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स का भी मेजर रोल होता है, मगर क्योंकि हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, इसलिए हमारी खुशी भी इग्नोर हो जाती है। जानना चाहते हो, फिलोसोफर्स जैसे गौतम बुद्ध, जिसे एनलाइटनमेंट कहते थे, उन्हें अपने दृश्य से दुनिया कैसी दिखाई देती थी? वेल, आज मैं पूरी कोशिश करूंगा उस दृश्य की एक झलक आपको भी दिखाने की, जिसके लिए हमें सबसे पहले मॉडर्न न्यूरोसाइंस और हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के इतिहास में जाना होगा। 500 मिलियन सालों पहले एक बेसिक ब्रेन डेवलप हुआ, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स के एवोल्यूशन के बाद आज ऐसा दिखता है। शुरुआत से ही ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर हमारे दिमाग का सबसे मेन हीरो बना, जो आज तक हमारे न्यूरॉन्स की मेन करेंसी है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कोई भी इंफॉर्मेशन सिर्फ ग्लूटामेट के सिग्नलिंग के जरिए ही पहुंचती है। इस क्लिप को जरा देखना, आपको कॉन्स्टेंटली दिमाग में थॉट्स आते रहते हैं, राइट? ये वही थॉट्स है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। यस, हमारा दिमाग रियल इलेक्ट्रिसिटी से काम करता है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरह। मगर देखो, जैसे एक सर्किट में ट्रांजिस्टर्स स्विच का काम करते हैं ना, ऑन या ऑफ होकर इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रेगुलेट करते हैं, ग्लूटामेट एग्जैक्टली इन्हीं ट्रांजिस्टर्स का काम करता है। ग्लूटामेट एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के स्विच को ऑन करता है, जिससे थॉट्स और इंपल्सेस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसफर होते हैं। हाउ इंटरेस्टिंग आवर ब्रेन इज। इंफॉर्मेशन तो इलेक्ट्रिसिटी से ट्रांसफर हो रही है, बट स्विचेस का काम न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग केमिकल्स ब्रेन के इलेक्ट्रिकल फायरिंग्स को अलग अलग सिग्नल्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी हमें थॉट्स और सोचने की स्पीड देती है। इमेजिन करो, ये आपका ब्रेन है, जिसे हम कहेंगे टेस्ट ब्रेन,
लेट्स एज्यूम आपके ब्रेन में सिर्फ एक ही न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट है। अब आपको कैसा फील होगा? वेल, नथिंग। सिर्फ आपको थॉट्स आएंगे बट यू विल फील एब्सोल्युटली नथिंग, एकदम इमोशनली डिटैच्ड, और आप उन थॉट्स पर एक्ट भी नहीं कर पाओगे। मगर फिर जुड़ा हमारा दूसरा हीरो न्यूरोट्रांसमीटर गैबा, गैमा एमिनोब्यूट्रिक एसिड, जो बेसिकली ऑफ स्विच की तरह काम करता है, यानी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर को ब्लॉक करता है। यह भी जरूरी है, वरना कॉन्स्टेंटली अगर न्यूरॉन्स फायर करते रहेंगे तो वो बर्नआउट हो जाएंगे, जिसे साइकोलॉजी की भाषा में स्ट्रेस और एंजाइटी कहते हैं। सो अब हम आपके टेस्ट ब्रेन के कुछ रीजन्स में गैबा को ऐड करते हैं। अब देखना, ये उन रीजन्स में कई न्यूरॉन्स की फायरिंग को स्टॉप करवा देगा और आपके ब्रेन को एक ज्यादा बैलेंस्ड स्टेट देगा। इसीलिए क्रॉनिक स्ट्रेस और एंजाइटी वाले पेशेंट्स को कई बार गैबा इंक्रीजिंग ड्रग्स जैसे बेंजोडाइजेपिन्स दिए जाते हैं। अच्छा, अल्कोहल यानी कि शराब भी तो यही तो करता है, गैबा की एक्टिविटी को बढ़ाता है और ग्लूटामेट की एक्टिविटी को कम करता है, इसीलिए आपको स्लो फील होता है और ज्यादा पी लेने पर ब्लैकआउट। जो काम याद है एनेस्थीसिया भी करता है, बेहोश या एनेस्थीसिया भी गैबा रिसेप्टर्स पर ही काम करते हैं। अब कई सारे हैप्पीनेस इंड्यूसिंग ड्रग्स एक्चुअली में एंजाइटी को ही कम करते हैं, या तो ग्लूटामेट सिग्नलिंग को स्लो करके या तो गैबा के लेवल्स को ब्रेन में बढ़ाकर। अब ये काम ना यूजुअली नेचुरली हमारे दिमाग का हैप्पीनेस केमिकल करता है, जिसे मैं आगे रिवील करूंगा कि वो क्या है, बट इसी की कमी के वजह से यूजुअली एंजाइटी क्रिएट होती है। फिर जुड़ता है हमारे दिमाग में हीरो नंबर 3 और सबसे मिसअंडरस्टूड हीरो, डोपामीन। देखो, अब तक हमारे टेस्ट ब्रेन में ग्लूटामेट की वजह से थॉट्स तो बहुत आ रहे हैं, मगर उन थॉट्स का हमारे लिए कोई मीनिंग ही नहीं, हम उनसे एकदम डिटैच्ड है। बट डोपामीन के ऐड होते ही कुछ थॉट्स अचानक से अब हमारे दिमाग में एक इमोशनल डिजायर क्रिएट करने लगते हैं, वांटिंग और मोटिवेशन क्रिएट करने लगते हैं उन्हें परस्यू करने का। अब ध्यान से सुनना, इवन अगर वो रिवॉर्ड एक्चुअल में प्लेजरेबल ना भी हो तो। यस, डोपामीन इज ऑल अबाउट वांटिंग एंड नॉट अबाउट रियल सेंसरी प्लेजर या फिर एक्चुअली लाइकिंग समथिंग। सो मीठे एप्पल के फर्स्ट बाइट में जो प्लेजर आप फील करते हो ना, या फिर आपके फेवरेट म्यूजिक के सबसे इंटेंस पार्ट में, डीप मसाजेस में, या इवन सबसे इंटेंस ऑर्गेजम्स में, ये प्योर सेंसरी प्लेजर्स आपके दिमाग के इन छोटे हिस्सों में क्रिएट होते हैं, जिन्हें हीडोनिक हॉटस्पॉट्स कहा जाता है। ये हीडोनिक हॉटस्पॉट्स बेसिकली हमारे दिमाग का एक इंटरनल ओपियोइड सिस्टम है, और जो केमिकल्स हमें प्लेजर फील कराते हैं वो नेचुरल ओपियोइड मॉलिक्यूल्स है, जैसे एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स, एंडोमॉर्फिन्स और डायनोर्फिन्स। सो डोपामीन डज नॉट क्रिएट प्लेजर। नाउ हियर कम्स द कैच। रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया है कि प्लेजर के पीछे ज्यादा भागने से एक पॉइंट के बाद हमारे दिमाग का प्लेजर सिस्टम और डोपामीन सिस्टम जो आपस में लिंक्ड है डीकपल हो जाता है, यानी कि अब प्लेजरेबल काम आपको एक्चुअली में प्लेजरेबल फील नहीं कराएगा, मगर फिर भी आप उसके वांटिंग के पीछे भागते रह जाओगे। और लाइफ में यही एग्जैक्टली हमारे साथ कितनी बार होता है, वो एक प्लेजरेबल एक्सपीरियंस हमें सालों तक उसके पीछे भगाते रहता है, बस सिर्फ वो एक प्लेजरेबल एक्सपीरियंस। सिंपल एग्जांपल, आपने अगर एक रेस्टोरेंट से पहली बार कोई ग्रीसी फूड ऑर्डर किया हो, आपको बहुत मजा आया खाकर। अब नेक्स्ट टाइम ऑर्डर करने पर आपको उतना मजा नहीं आएगा, मगर आप रेगुलरली उस रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने लगोगे आउट ऑफ हैबिट। क्रश के बस एक प्यारे से कॉम्प्लीमेंट से आप उसे जिंदगी का सच्चा प्यार समझने लगोगे और ख्याली पुलाव बनाने लगोगे कि अगर ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो मैं हर दिन 7वें आसमान पर रहूंगा। इसी वजह से तो एक तरफा प्यार होता है, जब हम सामने वाले को कुछ गिने चुने प्लेजरेबल एक्सपीरियंस के बेसिस पर डेस्परेटली वांट करने लगते हैं, डिस्पाइट नोइंग कि प्रैक्टिकली वो इंसान हमारे लिए सही नहीं है, या फिर दे आर बीइंग एक्सट्रीमली डिसरिस्पेक्टफुल इन द प्रेजेंट। इसे कहा जाता है द हीडोनिक ट्रेडमिल। जितना आप प्लेजर की तलाश में भागोगे, उतना प्लेजर आपको अपने पीछे भगाएगा। वांटिंग कभी खत्म नहीं होगी, और अल्टीमेटली जैसे इंसान भाग भाग कर थक जाता है, हमारे माइंड के साथ भी ऐसा ही होता है, और स्ट्रेस और एंजाइटी क्रिएट होकर अल्टीमेटली हमारी हैप्पीनेस कुर्बान हो जाती है। इसका एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल एडिक्टिव ड्रग्स जैसे फेंटनिल और हेरोइन है, जो भी तो सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड ओपियोइड्स ही है, और वो एग्जैक्टली आपके हीडोनिक हॉटस्पॉट्स को भी स्टिमुलेट करते हैं। क्या इन्हें यूज करके कभी भी किसी इंसान को रियल खुशी मिल पाई है? वेल, ये लाइफ बर्बाद कर देते हैं। Some people want to get off drugs. They're so deep into it, they can't. I don't know how far my future's gonna go, man. I could be dead 20 minutes from now. Who knows? I had one choice, and I made the wrong one, and this is what I deal with now.
I've kind of given up on there being any help and just realized that this is going to kill me and that's what it is and I've accepted it. अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, हीडोनिक ट्रेडमिल में सबसे ज्यादा एडिक्ट वही लोग होते हैं जो अकेलापन फील कर रहे हो, और इसीलिए एडिक्शंस के शिकार भी यूजुअली वही लोग ज्यादा होते हैं। इसके पीछे का साइंस आप जल्दी समझोगे। अब प्लेजर और हैप्पीनेस की फीलिंग और न्यूरोकेमिस्ट्री एक दूसरे से बहुत ही अलग होती है। ये ग्रीक फिलोसोफर्स से लेकर हिंदू सेंट्स से लेकर बुद्धिस्ट मॉन्क्स तक सभी ने हाईलाइट किया था। आपने भी फील किया होगा, प्लेजर कुछ पलों के एक स्टेट ऑफ हाई की तरह एकदम रश जैसा फील होता है, जिसके उतरने के बाद हमें वापस डाउन फील होने लगता है और नेक्स्ट डोज की हम तलाश में इधर उधर भटकते हैं। मगर हैप्पीनेस इज मोर लाइक अ काम पीसफुल स्टेट ऑफ वेलबींग, जिसे ग्रीक फिलोसोफर्स यूडेमोनिया कहते थे, जहां पर आपको एक डीप फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस और फुलफिलमेंट फील हो रही है। बाहरी अप्स एंड डाउन्स आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं करते और आप एक कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ फीलिंग गुड में रहते हो। नो स्ट्रेस, नो एंजाइटी, नो नेगेटिव फीलिंग्स, ओनली पॉजिटिविटी एंड सेंस ऑफ वेलबींग। और इसी हैप्पीनेस के स्टेट का सबसे बड़ा लिंक है एक ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर से जो 90% हमारी आंतों में बनता है, सेरोटोनिन। देखो, सेरोटोनिन आज से बिलियंस ऑफ साल पहले एक जीव में सिर्फ एक ही कारण के लिए बना था, होमियोस्टेसिस की फीलिंग, यानी कि फीलिंग ऑफ बैलेंस एंड वेलबींग। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन युग के दौरान भी पहले के जीव सेरोटोनिन के बेसिस पर बाहरी एनवायरनमेंट को स्कैन करके फूड और रिसोर्स अवेलेबिलिटी के आधार पर एक अंदरूनी स्टेट ऑफ वेलबींग क्रिएट करते थे, जिससे एक इंटरनल हेल्दी और बैलेंस स्टेट ऑफ वेलबींग क्रिएट होता। नोट, डोपामिन जहां पर वांटिंग क्रिएट करने के लिए था, सेरोटोनिन सेंस ऑफ वेलबींग के लिए इवॉल्व हुआ। बट हियर कम्स अ बिग टर्निंग पॉइंट। आज से कुछ लाख सालों पहले ही जब हम इंसानों ने 50 से 100 लोगों के कबीलों में रहना शुरू किया, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। कबीलों में लोग अक्सर बहुत ही ज्यादा सेल्फिश और एग्रेसिव होने लगे, जो ग्रुप से ज्यादा खुद का सोचते हैं। मगर प्रकृति का इशारा बिल्कुल साफ था कि घने जंगलों में सरवाइव कर पाने के लिए हमें एकजुट होकर, मिलकर लाइक अ टीम काम करना होगा। और इसीलिए ब्रेन और बॉडी के सेरोटोनिन लिंक्ड रीजन्स तेजी से एक्सपैंड होने लगे, इंसानों में एक फीलिंग ऑफ काम, कंटेंटमेंट एंड हैप्पीनेस डेवलप करने के लिए, जिससे हम एग्रेसिव जीव एक साथ खुशी से कोऑपरेट करके सरवाइव कर सके। और इसीलिए इवन आज तक हार्वर्ड के एक 25 साल तक चले रिसर्च के अनुसार खुशी का सबसे बड़ा रीजन है हमारे रिलेशनशिप्स और सोशल इंटीग्रेशन, क्योंकि सेरोटोनिन द हैप्पीनेस केमिकल इसीलिए इवॉल्व हुआ। कैसा फील होता है अगर आपके खिलाफ ग्रुपिज्म हो रहा हो या आपको जानबूझकर इग्नोर किया जा रहा हो? एंग्शियस और सैड, राइट? आपके सेरोटोनिन लेवल्स ड्रॉप होने लगते हैं, ब्रेन इसे सिवियर स्ट्रेस की तरह परसीव करता है। सेरोटोनिन के लेवल्स हमारे हैप्पीनेस से इस तरह लिंक्ड है कि लो सेरोटोनिन का होना डिप्रेशन कॉज करता है। और इसीलिए तो इसे मिटिगेट करने के लिए डॉक्टर्स SSRIs यानी सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। और साथ में क्या कहते हैं? बाहर निकलो, फ्रेंड्स को मिलो, सोशलाइज करो। अच्छा, याद है सेरोटोनिन ओरिजिनली बॉडी में होमियोस्टेसिस क्रिएट करने के लिए बना था, यानी एक स्टेट ऑफ बैलेंस। और यही है हैप्पीनेस का दूसरा राज। विजुअलाइज करो, ये आपके फीलिंग्स का न्यूट्रल स्टेट है, एक न्यूट्रल सा बेसलाइन। अब आपने हीडोनिक प्लेजर अनुभव किया, एक बड़ा सा स्पाइक आया जो कुछ मिनटों से घंटों के लिए टिका। और अब देखना, न्यूट्रल स्टेट भी आपको स्लाइटली डिप्रेस्ड फील होगा क्योंकि वो नीचे है, जबकि न्यूट्रल स्टेट तो एक्चुअली में न्यूट्रल था ना, जो कि अब सैड स्टेट जैसा फील हो रहा है। और आपको यही एक्सपीरियंस और भगाएगा प्लेजर की तलाश में, क्योंकि आपके हाइज अब लोज होते जा रहे हैं। अब सेरोटोनिन लिटरली न्यूरोकेमिकली इन इमोशनल अप्स एंड डाउन्स को मॉड्यूलेट करता है, बैलेंस करता है, जिससे आपका मूड स्टेबल रहता है। बट हियर कम्स अ कैच। अगर आप कॉन्स्टेंटली हीडोनिक ट्रेडमिल में दौड़ रहे हो, अपनी लाइफस्टाइल में प्लेजर को प्रायोरिटी बना रहे हो, तो आपका ब्रेन सेरोटोनिन की एक्टिविटी को डाउन रेगुलेट कर देगा, क्योंकि डोपामिन और सेरोटोनिन हमारे ब्रेन के कई पार्ट्स के रिसेप्टर्स में कंपीट करते हैं, दोनों बीइंग मोनोएमिन्स, यानी कि वेरी हाई डोपामिन इज इक्वल टू लो सेरोटोनिन। और इसीलिए कई सारे फिलोसोफर्स अक्सर ऐसा कहते आए हैं कि हैप्पीनेस इज अ चॉइस। You have to let go of your wants and wanting to start experiencing happiness. Happiness is a commitment. It's not dependent on what you have and you haven't. It's simply, I am determined to be happy. But यही तो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। आज हम एक प्योरली कैपिटलिस्टिक डोपामिन बूस्टिंग वर्ल्ड में रह रहे हैं,
जहां पर हर एक चीज ऑप्टिमाइज्ड है आपको हीडोनिक ट्रेडमिल में भगाने के लिए। हर कोई ब्रेन वॉश्ड है काम सैटिस्फैक्शन की जगह पर वांटिंग फॉर मोर के लिए, इवन इफ यू ऑलरेडी हैव इनफ। सो क्या इसका मतलब ये जितने भी हाई अचीवर्स हैं जैसे इलॉन मस्क, अंबानी या जो भी आपके आइडियल है, ये सब गुमराह है और हीडोनिक ट्रेडमिल में भाग रहे हैं? वेल, यहीं पर आता है एक बहुत ही क्रूशियल सा इंपॉर्टेंट सा नुआंस। ये बात सच है कि बहुत सारे सक्सेसफुल लोग एक्चुअली में गुमराह है और वो इसी हीडोनिक ट्रेडमिल के लूप में फंसे हुए हैं। और पैसा और फेम और पावर, और वो दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करके गुमराह कर रहे हैं। मैं खुद हो गया था। And I will crack the Matrix. Have you ever seen a college professor with an X-53 and a McLaren and a Lambo and an Aston Martin standing next to a Porsche? No, you've never seen any of this. I know how to make cash. बट एक्चुअल में जो लोग हाइपर सक्सेसफुल और सबसे टॉप पर है ना, ये लोग दिखने में लग सकता है कि ये पैसे या फेम के लिए ये सब कर रहे हैं, बट ये एक इंपॉर्टेंट चीज पर फोकस कर रहे हैं जो साइंटिफिकली आपके सेरोटोनिन लेवल्स और आपकी हैप्पीनेस को कई गुना बढ़ाने के लिए प्रूव्ड है। इनफैक्ट ये हैप्पीनेस को बूस्ट करने का दूसरा सबसे बड़ा साइंटिफिक तरीका है आफ्टर रिलेशनशिप्स, और वो है पर्पस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। Jio took India from number 158 in the world to number 1 in the world in 8 years. Global health as our big thing. Still, we have 5 million kids who die under the age of 5. Coming up with new drugs and vaccines and getting them out to all the kids in the world. That's our main thing. You people have called you the real Tony Stark. Okay, you've got your finger in so many different advanced technologies. Well, I'm trying to do good things, yeah. Our second biggest thing is all in the US, which is trying to help improve the education system here. बिल गेट्स एक लंबे अरसे के लिए नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड रहे। आज वो कहां पर है? लिस्ट देखना, यहां पर कहीं नीचे 12th नंबर पर। जबकि माइक्रोसॉफ्ट आज भी दुनिया की सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है और उन्हीं के कंपनी के एम्प्लॉई स्टीव बॉलमर आज बिल गेट्स द फाउंडर से भी ज्यादा वेल्दी है 9th नंबर पर। नाउ दिस इज बिकॉज़ पिछले 25 सालों में बिल गेट्स ने 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा पिछड़े लोगों की भलाई और डेवलपमेंट के लिए डोनेट किए हैं। और अभी जस्ट ही उन्होंने अनाउंस किया कि 2045 तक वो अपना बचा हुआ सारा पैसा यानी कि 16 लाख करोड़ रुपए भी डोनेट करके ही मरेंगे। I sat down with Bill Gates for an exclusive interview where the billionaire revealed he is giving away 99% of his money. By deciding to spend all this money in the next 20 years, we can get a lot more done. आखिर क्यों? I know most of the लोग कहेंगे कि ये PR है या फिर टैक्स सेविंग लूपहोल है। Well, टैक्स सेविंग का तो पता नहीं, मगर ये प्रकृति का सबसे बड़ा लूपहोल है। प्रकृति किसी को भी मुफ्त की खुशी नहीं देती। Everyone has to earn it every day, फिर चाहे आप अरबपति ही क्यों ना हो। और इसीलिए तो सारे अरबपति मरते दम तक अपना काम करते रहते हैं। वो अरबों होने के बाद भी हैप्पीनेस को नहीं खरीद सकते। पैसा सिर्फ एम्प्टी प्लेजर को खरीद सकता है जो नमकीन पानी की तरह कभी भी सैटिस्फाइंग फील नहीं होगा। देखो, कैपिटलिज्म का अबंडेंस जस्ट हाल ही में 200-300 साल पहले ही आया है, जिसके बाद ही इंसान अरबपति बनकर मैसिव वेल्थ और रिसोर्सेस एक्यूमुलेट करने लगे। मगर इंसानी दिमाग तो लाखों साल पहले की परिस्थिति के हिसाब से बना है और अभी भी ऐसा चल रहा है। पहले जब हम जंगली कबीलों में रहा करते थे तब ये अरबों के रिसोर्सेस जमा करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ करता था, बल्कि हम मिलकर रोज खाना ढूंढते या शिकार करते और फिर मिल बांट कर हंसी खुशी उसे खाते। कबीले और हमारे साथियों के मदद की वजह से ही हम अपना पेट भर पाते और इसी कबीले को ही हमें इन रिटर्न अपना कोऑपरेशन और कंट्रीब्यूशन देना पड़ता। और प्रकृति हमें सेरोटोनिन का आशीर्वाद देती, हैप्पीनेस और हाई सेल्फ एस्टीम के रूप में, क्योंकि सेरोटोनिन याद है इवॉल्व ही ग्रुप कोऑपरेशन और सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए हुआ था। टॉप पर जो लोग हैं वो हैप्पीनेस का ये सीक्रेट जानते हैं और इसीलिए उनका मेन मकसद पैसा या फेम कमाना नहीं, बल्कि एक ऐसा पर्पस है जिससे वो अपने इस बड़े से कबीले यानी कि दुनिया को इन रिटर्न कुछ वैल्यूएबल दे रहे हैं, उनकी लाइफ्स को बेहतर बना पा रहे हैं और तब जाकर कहीं वो अपना रोजाने की खुशी को अर्न कर पा रहे हैं। इसीलिए कोई भी अरबपति या सक्सेसफुल इंसान कभी भी रिटायर नहीं होता। जैसे रतन टाटा जी, वो मरते दम तक अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे थे, जबकि उनकी 100 पुश्तें हीडोनिक ट्रेडमिल का आनंद उठा सकती थी, बट ही चोज अ लाइफ ऑफ पर्पस एंड एडिंग वैल्यू टू सोसाइटी। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि सेरोटोनिन का मेहनत और कंट्रीब्यूशन के अलावा कोई और शॉर्टकट नहीं है। सेरोटोनिन इज सेल्फ एस्टीम एंड हैप्पीनेस,
और इसीलिए एक मेहनती मिडिल क्लास किसान एक लेजी अमीर इंसान से ज्यादा खुश हो सकता है। और एग्जैक्टली ऐसा हो भी तो रहा है। आज कई क्रेडिबल रिपोर्ट्स ऑफिशियली ये दिखा रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, फॉरेस्ट वर्कर्स, फार्मर्स कंसिस्टेंटली हैप्पीनेस के सर्वेस में दी हैप्पीएस्ट रिपोर्ट हो रहे हैं। ये लोग सबसे ज्यादा खुश इसीलिए है क्योंकि दे आर लिविंग अ लाइफ ऑफ पर्पस, हार्ड वर्क एंड कंट्रीब्यूशन। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का काम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इन्हें मिलकर एक बिल्डिंग खड़ी करनी है जो कई लोगों के सपनों का घर बनेगा। पर्पस क्लियर है। साथ में इन्हें हाथ जुटाकर काम करना है। सो सोशल कोऑपरेशन लिंक्ड टू सेरोटोनिन, और इन्हें अपना कंट्रीब्यूशन इन द बिग पिक्चर रियल टाइम में सामने दिखता भी है। वन ऑफ द हैप्पीएस्ट फीलिंग्स इज वर्किंग ऑन अ शेयर्ड पर्पस विद द पीपल हु यू लव टू वर्क विद। पर्पस प्लस कंट्रीब्यूशन प्लस बिलोंगिंगनेस इज इक्वल टू पोटेंट हैप्पीनेस, क्योंकि एवोल्यूशन ने हमें एग्जैक्टली इन्हीं कामों के लिए बनाया है। और कुछ ऐसा ही माहौल बहुत सारे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को नहीं मिल पा रहा है, और इसीलिए ऑल ओवर द वर्ल्ड रेजिग्नेशंस और जॉब चेंजेस पिछले कुछ सालों में ड्रास्टिकली बढ़ गए। जापान जैसे देश में तक, जहां पर कंपनीज को लेकर लॉयल्टी एक्सट्रीमली हाई है, लोग कंपनीज इसीलिए छोड़ रहे हैं बिकॉज उन्हें मीनिंगफुल रिलेशंस और बिलोंगिंगनेस की जगह पर टॉक्सिक वर्क कल्चर मिल रहा है। This woman, she's holding a bottle of fluid, IV drip inserted in her hand on the way to work. She can't take a day off. No sense of purpose and contribution उन्हें एक्सपीरियंस हो रहा है, और एक्सट्रीम स्ट्रेस और लॉन्ग वर्किंग आवर्स उनके मेंटल हेल्थ को और ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। इससे बचने के लिए जापानीज लोग या तो जॉब को चेंज कर रहे हैं, या फ्रीलांसिंग वर्क मोड अपना रहे हैं, या फिर कुछ लोग तो कॉर्पोरेट लाइफ छोड़कर मंक्स बन जा रहे हैं, जैसे इंडिया में भी कुछ एजुकेटेड लोग कर रहे हैं। आईआईटी मुंबई से पढ़ा हुआ ना जी, आईआईटी मुंबई से। हाँ, ये है शायद उनका एनलाइटनमेंट का नजरिया, जो आई एम नॉट सेइंग इज राइट और रॉन्ग, बट उनका परसेप्शन ऑफ रियलिटी यही है। अब पर्पस का मतलब ये नहीं कि आप संन्यास ले लो और पहाड़ की चोटी में योगी बनकर रहने लगो, और ये भी नहीं है कि आप इलॉन मस्क की तरह 4 कंपनी चला रहे हो और इंसानों को मार्स तक पहुंचाना चाहते हो, बल्कि पर्पस एक सिंपल सा माइंडसेट है। एक माइंडसेट जो हर काम को एक कंट्रीब्यूशन के लेंस से देखता है। जेन्युइन कंट्रीब्यूशन इज द कीवर्ड, फिर चाहे आप कोई भी काम क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि याद है सेरोटोनिन सोशल कंट्रीब्यूशन के लिए इवॉल्व हुआ था। और इसीलिए फॉर एग्जांपल एक डेटा एंट्री जॉब वाले वर्कर को इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं तो सिर्फ डेटा एंट्री का जॉब करता हूं, अपने काम को थोड़ा रिफ्रेश करना होगा, कुछ इस तरह कि मैं एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता हूं जिससे मेरी टीम बेहतर डिसीजंस ले पाती है और हम लोगों को बेहतर सर्व कर पाते हैं। मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहा हूं और उसे जेन्युइनली इसे फील भी करना होगा। न्यूमरस रिसर्चर्स इसे बैक करते हैं कि यह हैप्पीनेस को सिग्निफिकेंटली बूस्ट करता है और बर्नआउट को भी कम करता है। अगर आप एक मैनेजर हो तो आप इसे ऐसा रिफ्रेश कर सकते हो कि आप लोगों के अंदर का बेस्ट टैलेंट निकालते हो, उनके करियर और स्किल्स को डेवलप करते हो, अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड रखते हो और अपने फैमिली को सपोर्ट करते हो। मेरे अपने काम को मेरा देखने का नजरिया कुछ ऐसा है कि मैं सिर्फ YouTube वीडियोस नहीं बना रहा हूं, मैं लोगों तक साइंस का नॉलेज पहुंचा रहा हूं जिससे वो अपने लाइव्स को एम्पावर कर सके, और ये मुझे हैप्पी और मोटिवेटेड रखता है। सो पर्पस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ इज प्योरली साइकोलॉजिकल। आप इसे खुद अपने लिए क्रिएट करते हो, परिस्थिति फिर चाहे जो कुछ भी हो। यार दुख में तक आप पर्पस ढूंढ सकते हो कि पेन और सफरिंग मुझे और निखार रही है और इस पेन के बाद कुछ अच्छा होने वाला है जिसके लिए मैं केपेबल बन रहा हूं। अच्छा, यहां पर एक क्रूशियल पॉइंट टू नोट ये है कि पैसों की इंपॉर्टेंस एक लेवल तक जरूर होती है जिससे कि आप अपनी जेन्युइन नेसेसिटीज को पूरी कर सको, वरना नेसेसिटीज पूरी ना होने की वजह से सफरिंग होगी। मगर पैसा एक लेवल के पार जाने के बाद वो हैप्पीनेस को ना के बराबर ही बढ़ाता है, और इसीलिए इन सारे सर्विस में वर्कर्स यूएस के थे जहां पर कम पॉपुलेशन की वजह से ये डिसेंट पैसा इजीली कमा लेते हैं। बट इंडिया की अगर बात करें तो आबादी ज्यादा होने की वजह से जरूरत से ज्यादा यहां पर मजदूर है, और इसीलिए ये सब बेसलाइन रिक्वायरमेंट से बहुत कम कमा पाते हैं, और पैसों की तंगी की वजह से इनकी हैप्पीनेस इफेक्ट होती है। और क्योंकि इंडिया में एक्सट्रीमली हाई पॉपुलेशन गरीबी रेखा के अराउंड या उससे नीचे है, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी कॉज करता है, और इसीलिए इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत पीछे है, क्योंकि पहले तो इनकम कम, ऊपर से गवर्नमेंट भी बहुत फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करती, जैसे बेसिक हेल्थ और अन्य वेलफेयर फैसिलिटीज। सो यस, जरूरत से ज्यादा पैसा होना आपकी हैप्पीनेस में नेट पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा ऐड नहीं करेगा, मगर जरूरत का पैसा ना होना नेट नेगेटिव वैल्यू जरूर क्रिएट करेगा। अब ये जरूरत का पैसा एग्जैक्टली कितना है? वेल, जितने पैसों से
आप अपने पर्पस पर कंफर्टेबली काम कर सकते हो। इलॉन मस्क को मार्स पर लोगों को भेजने के लिए बिलियंस चाहिए हो सकते हैं, मगर एक मजदूर के लिए महीने की 25,000 की भी तनख्वाह उसके पर्पस को सपोर्ट कर सकती है। क्योंकि जरूरत सीमित हो सकती है, मगर वांट्स तो असीमित होते हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप अपनी तरक्की या ग्रोथ के बारे में मत सोचो, बिल्कुल सोचो। ग्रोथ के अलावा लाइफ में और है ही क्या, मगर अपने पर्पस को ध्यान में रखकर सोचो, दूसरों की सक्सेस को देखकर नहीं। रिमेंबर, हम डीप सेरोटोनिन वाले फुलफिलमेंट को खोज रहे हैं, डोपामिन वाला थ्रिल नहीं जो सिर्फ हीडोनिक ट्रेडमिल में ही भगाएगा। सो अब हमने लॉन्ग टर्म खुशी की तो बात कर ली। अब मैं आपको सिर्फ 3 मगर ऐसे साइंटिफिक तरीके बताऊंगा जिससे आप शॉर्ट टर्म में भी सेरोटोनिन को 50% तक बूस्ट कर सकते हो, मतलब एक पावरफुल एंटी डिप्रेसेंट के लेवल तक। इन तीनों एक्टिविटीज को आपको अपने रूटीन में डालना है लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस वाले चॉइसेस के साथ, एंड यू विल बी ऑन अ पावरफुल पैथ टू अ हैप्पी लाइफ। 2013 में कुछ डिप्रेस स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंट के तौर पर एवरीडे कुछ मॉडरेट कार्डियो एक्सरसाइजेस करने को कहा गया था और सेरोटोनिन लेवल्स को ट्रैक किया गया। 50% तक का इंक्रीज देखने को मिला इन जस्ट एज मच एज 8 वीक्स। और इसीलिए एक्सरसाइज आपको बहुत पॉजिटिव फील कराता है। वंस अगेन, हंटर गैदरर्स बहुत फिजिकल मूवमेंट किया करते थे, जो आज तक हमारे ब्रेन को रिसोर्सेज सिग्नल करता है, हेंस अपलिफ्टिंग सेरोटोनिन। एटलीस्ट 5 days a week 45 minutes एक्सरसाइज, कार्डियो प्लस वेट्स आपको हैप्पीनेस के साथ साथ लिस्ट भर के बेनिफिट्स देगा, जस्ट बिकॉज ये हमारे पुराने हंटर गैदरर लाइफस्टाइल का एक पार्ट था। नंबर 2, डे लाइट का आपके हैप्पीनेस से डायरेक्ट लिंक है, क्योंकि डे लाइट डायरेक्टली हमारे आंखों के लाइट सेंसिटिव सेल्स के जरिए रैफ न्यूक्लियाई को एक्टिवेट करता है, जो ब्रेन का 10% सेरोटोनिन प्रोड्यूसिंग रीजन है। मगर यह बहुत खास है क्योंकि यही सेरोटोनिन सीधा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, मतलब ह्यूज इंपैक्ट ऑन योर न्यूरोसाइकोलॉजी। और इसीलिए क्लाउडी वेदर्स में ज्यादा लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं और डॉक्टर्स डिप्रेस मरीजों को घर के अंधेरों में बंद नहीं बल्कि बाहर निकलने के लिए बोलते हैं। अच्छा, सेरोटोनिन बाद में मेलेटोनिन में भी कन्वर्ट होता है, जो बेसिकली स्लीप हार्मोन है। और अच्छी गुड स्लीप और एक अच्छी डीप स्लीप मूड और हैप्पीनेस के लिए कितनी जरूरी है, ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। सो जस्ट सी हाउ सेरोटोनिन होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। नंबर 3, इस इमेज को जरा देखना। ये जो कंगी जैसे सेल्स आपको दिख रहे हैं ना हमारे गट में, ये है एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स, सेरोटोनिन तैयार करने वाली फैक्ट्रीज। 90+% सेरोटोनिन हमारे गट्स में प्रोड्यूस होता है, और इसीलिए पेट खराब तो मूड खराब। एक अच्छा डाइट आपके मूड को 48 आवर्स तक लिफ्ट करके रख सकता है, क्योंकि सेरोटोनिन मॉलिक्यूल्स लॉन्ग हाफ लाइफ की वजह से बॉडी में 48 आवर्स प्लस तक एक्टिव रहते हैं। बट मॉडर्न लाइफ का एक और बड़ा प्रॉब्लम, हम वो सारा खाना खा रहे हैं जो हमारे लिए बना ही नहीं है। आज से लाखों साल पहले हंटर गैदरर राइस नहीं उगाते थे, सीड ऑयल्स नहीं खाते थे, और रिफाइंड पैकेज्ड फूड्स तो बिल्कुल भी नहीं। आज हमारा पूरा डाइट का कॉन्सेप्ट ही एक्सट्रीमली मिसलीड हो चुका है, इस हद तक कि अगर मैं आपको कहूं कि रोटी, राइस या इडली डोसा रोज खाना सही नहीं है, तो आप मुझे ही कमेंट्स में गाली दोगे कि ये तो हमारा कल्चर है, क्या बोल रहे हो। बट फिर ऐसा क्यों है कि आज भी हंटर गैदरर्स में हार्ट डिजीजेस 5 से 10 गुना कम है, डायबिटीज और ओबेसिटी ना के बराबर है, और कैंसर्स जैसे ब्रेस्ट कैंसर्स 100 टाइम्स कम है। हम 50 लाख सालों तक हंटर गैदरर्स रहे हैं, कल्चर तो सिर्फ मैक्सिमम 10,000 साल ही पुराना है। हमारा नेचुरल डाइट क्या होना चाहिए? कल्चर से ज्यादा इन्फ्लुएंस ये हमारे हंटर गैदरर लाइफस्टाइल से और साइंस से। वेल, मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया है इस टॉपिक पर विथ ऑल एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड साइंटिफिक रिसर्चेस कि हमारा रियल नेचुरल डाइट एक्चुअली में क्या है, क्या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की हमें जरूरत है और कहां से हमें वो मिल सकता है। ये हर किसी को जानना बहुत जरूरी है कि हम एक्चुअल में क्या खाने के लिए बने हैं, क्योंकि हमारा डाइट हमारे हेल्थ में सबसे मेजर रोल प्ले करता है, और डाइट की वजह से ही 100 बीमारियां होती है या हम उनसे बचते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट, हम अपने पेट को कभी भी बिस्किट्स नहीं खिलाएंगे, बट खुद के पेट में 100 अननेचुरल चीजें जरूर डालेंगे, जस्ट बिकॉज हमारे कल्चर, सोसाइटी या फिर कैपिटलिस्टिक दुनिया जो माल बेचना चाहती है ने हमें कन्विंस कर लिया है। बैड अननेचुरल डाइट इज इक्वल टू बैड गट बैक्टीरिया एंड लो सेरोटोनिन इज इक्वल टू अनहैप्पीनेस। अच्छा, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक बात को क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि डोपामिन इज ऑल बैड। हमारी बायोलॉजी में कोई भी चीज ऑल बैड नहीं होती। हीडोनिक ट्रेडमिल में फंसकर लाचार होना इज ऑल बैड। बाकी हेल्दी सोर्सेस से प्लेजर और डोपामिन रीइंफोर्समेंट डिराइव करना
ऑल्सो कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू हैप्पीनेस. इनफैक्ट आपको अपने छोटे छोटे गोल्स टूवर्ड्स योर पर्पस डोपामीन ड्रिवन ही बनाने हैं, जो ग्रेजुअली सेरोटोनिन और हैप्पीनेस को इंक्रीज करेंगे. एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अप्रोचेस टू हैव. अंत में फ्रेंड्स, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हम इंसानों ने आज सबसे आधुनिक सभ्यता तो बना ली है, मगर फिर भी हमारी जड़ें इतिहास में ही है. हम सिंपल जीव है, हमारी सिंपल जरूरतें हैं, और सिंप्लिसिटी में ही हमारी खुशी बसती है. कितनी इंटरेस्टिंग चीज है ये कि अरबों कमाने के बाद भी, सुपर सक्सेसफुल होने के बाद भी, दुनिया भर में मशहूर होने के बाद भी, हर एक इंसान को अपनी रोज की खुशी खुद अर्न करनी पड़ रही है. हम अपने इसी फितरत और इतिहास से नहीं बच सकते. ओके, एटलीस्ट तब तक जब तक क्रिस्पर जेनेटिक मॉडिफिकेशन लीगल ना हो जाए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद.